तो दोस्तों परफेक्ट क्राउन जो कि एक रोमांटिक एक तरह से कोरियन सीरीज है जो कि हमें एक तरह से अभी देखने को मिली हाल ही में 10 से 12 एपिसोड टोटल हमें इसके देखने को मिले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ड्रामा के बारे में बात करने जा रहे हैं। सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग फैक्ट डिटेल सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचते रहें। बाकी आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। परफेक्ट क्राउन एक दक्षिण कोरियाई रोमांटिक कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला है जिसे यू जी वॉन ने लिखा है और पार्क जून हुआ और बे ही यंग ने निर्देशित किया है। इसमें आईयू, बियॉन वू सेओक, नोह सांग ह्यून और गोंग सेउंग येओन ने अभिनय किया है। ये श्रृंखला एक काल्पनिक 21वीं सदी के संवैधानिक राजतंत्र में एक नाजायज चायबोल उत्तराधिकारी और एक ग्रैंड प्रिंस के बीच विवाह अनुबंध की कहानी है। जैसे जैसे ये जोड़ा महारानी और प्रधानमंत्री के राजनीतिक विरोध का सामना करता है, उनका लेन देन वाला गठबंधन संस्थागत पदानुक्रमों को चुनौती देने वाले रोमांस में बदल जाता है। एमबीसी और काकाओ एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस श्रृंखला की मुख्य शूटिंग मई 2025 से पूरे दक्षिण कोरिया में हुई। ये श्रृंखला 10 अप्रैल से 16 मई 2026 तक हर शुक्रवार और शनिवार को रात 9:40 बजे एमबीसी टीवी पर प्रसारित हुई और डिज्नी प्लस पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराई गई। नीलसन कोरिया के अनुसार परफेक्ट क्राउन को घरेलू स्तर पर जबरदस्त रेटिंग मिली। ये एमबीसी के शुक्रवार शनिवार के ड्रामा में तीसरी सबसे अधिक रेटिंग पाने वाली प्रीमियर बन गई और इसका समापन देशव्यापी स्तर पर 13.8% की उच्चतम रेटिंग के साथ हुआ, जिससे ये अपने समय सीमा के इतिहास में तीसरी सबसे अधिक रेटिंग पाने वाली श्रृंखला बन गई। वैश्विक स्तर पर इस ड्रामा ने डिज्नी प्लस पर उल्लेखनीय व्यावसायिक सफलता हासिल की और 43 मिलियन घंटों से अधिक के कुल व्यूइंग टाइम के साथ प्लेटफॉर्म की सबसे अधिक देखी जाने वाली दक्षिण कोरियाई श्रृंखला बन गई। इस सीरीज को आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। आलोचकों ने इसकी दृश्य प्रस्तुति और प्रोडक्शन डिजाइन की प्रशंसा की, लेकिन इसकी अनुमानित पटकथा, पात्रों के विकास और आईयू और ब्यॉन के मुख्य अभिनय की आलोचना की। इसके विपरीत सहायक कलाकारों, विशेष रूप से गोंग और चाय सियोआन को लगातार सकारात्मक सराहना मिली। सार 21वीं सदी के संवैधानिक राजतंत्र में स्थापित सियोंग हुईजू एक धनी चायबोल उत्तराधिकारी है जो ग्रैंड प्रिंस आई आन को विवाह का प्रस्ताव देकर अपनी आम नागरिक और विवाहहीन स्थिति के सामाजिक कलंक को दूर करने का प्रयास करती है, जबकि आई आन को महारानी यून यी रंग से शादी करने और सिंहासन के लिए अपनी महत्वाकांक्षा की अफवाहों को दबाने के लिए राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। हुईजू के साथ उनके विवाह का शाही परिवार, प्रधानमंत्री मिन जियोंग वू और संशयी जनता द्वारा तीव्र विरोध किया जाता है। जैसे जैसे ये जोड़ा कठोर महल प्रोटोकॉल और हुईजू पर निर्देशित शारीरिक खतरों का सामना करता है, उनका लेन देन वाला गठबंधन धीरे धीरे एक सच्चे रोमांस में बदल जाता है, जो सामाजिक पदानुक्रम को समाप्त करने और संस्थागत बाधाओं से एक दूसरे की रक्षा करने के उनके साझा संघर्ष पर केंद्रित है। कलाकार और पात्र। परफेक्ट क्राउन के कलाकार वेशभूषा में गोंग सेउंग येओन, ब्यॉन वू सेओक, आईयू और नो सांग ह्यून। मुख्य सेओंग हुईजू के रूप में आईयू पार्क सोयून, युवा हुईजू के रूप में कैसल ब्यूटी की सीईओ और कैसल ग्रुप के संस्थापक की बेटी। उन्होंने बिना किसी असफलता के अपनी कंपनी का संचालन किया है। अपने पेशेवर रिकॉर्ड और पारिवारिक संपत्ति के बावजूद आम परिवार की नाजायज संतान होने के कारण उन्हें विवाह बाजार में सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। वो सामाजिक प्रतिष्ठा से अधिक योग्यता को प्राथमिकता देती हैं और अक्सर कुलीन साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। एक लाभकारी विवाह सुनिश्चित करने के प्रयास में वो ग्रैंड प्रिंस आई आन को अपना लक्ष्य बनाती हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक शाही भोज में होती है। ब्यॉन वू सेओक, ग्रैंड प्रिंस आई आन के रूप में ली सुहो, युवा आई आन के रूप में दिवंगत राजा ई हुआन के छोटे भाई और उनके 8 वर्षीय भतीजे ईयुन के प्रतिनिधि। ईयान एक प्रतिस्पर्धी युवक थे जिनका सार्वजनिक व्यक्तित्व उनके पिता
राजा हुईजोंग द्वारा उनके राजनीतिक प्रभाव को सीमित करने के लिए बार बार शाही उपाधियों में परिवर्तन करने के बाद अधिक संयमित हो गया था। अपने भाई की मृत्यु के बाद सत्ता में उनके उदय के कारण उनकी तुलना ऐतिहासिक ग्रैंड प्रिंस सुयांग से की जाने लगी। शाही भोज में हुईजू से उनकी मुलाकात से उनका नीरस जीवन बाधित हो जाता है। नो सांग ह्यून ने मिन जियोंग वू की भूमिका निभाई। कई प्रधानमंत्रियों को जन्म देने वाले मिन परिवार के सबसे बड़े बेटे, कोरिया के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी स्थिति के कारण उन्हें एक वांछनीय वैवाहिक उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है। वे अपने राजनीतिक कर्तव्यों और उच्च मूल्य की कारों और जूतों के संग्रह के शौक के साथ साथ पारंपरिक बाजारों में खाना पकाने जैसी व्यक्तिगत रुचियों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। उनका राजनीतिक करियर सत्ताधारी और सुधारवादी गुटों के बीच निष्ठा में बदलाव से चिन्हित है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें प्रवासी पक्षी जैसे उपनाम मिले हैं। हालांकि उनकी आईयान के साथ लंबे समय से मित्रता है, लेकिन आईयान के हुईजू के साथ संबंधों के कारण उनके रिश्ते में तनाव आ गया है। यू यी रंग के रूप में गोंग सेउंग योन, दिवंगत राजा ई हुआन की महारानी, वर्तमान राजा ई युन की रानी मां और युन परिवार की सदस्य, जिसने 4 रानियां दी हैं, उन्हें शाही पत्नी से अपेक्षित आचरण बनाए रखने के लिए शिक्षित किया गया था। सहायक ग्रैंड प्रिंस इयान का निजी निवास। यू सू बिन ने ग्रैंड प्रिंस आयान के वफादार सहायक चोई ह्योन की भूमिका निभाई। चोई जी सू ली ए रेउम के रूप में ग्रैंड प्रिंस आयान के निजी निवास पर तैनात एक जासूस। ली सी हुन किम येओंग मुन के रूप में ग्रैंड प्रिंस आयान के निजी निवास के प्रबंधक। जंग जियान किम येओंग सियोन के रूप में ग्रैंड प्रिंस आयान के निजी निवास के प्राथमिक प्रबंधक। जिन से रिम यू जी सू के रूप में ग्रैंड प्रिंस आयान के निजी निवास में एक नौकरानी। कैसल ब्यूटी का सचिवालय। ली येओंग डोहे जेओंग के रूप में कुईजू की मुख्य सचिव। पार्क जी ये पार्क सेउंग ही के रूप में कैसल ब्यूटी में एक कर्मचारी। जियोंग आयान इम जू हो के रूप में कैसल ब्यूटी में एक कर्मचारी। जंग ये रिन के रूप में कैसल ब्यूटी का एक कर्मचारी। कैसल ग्रुप के लोग चो सेउंग युन कैसल ग्रुप के चेयरमैन और हुईजू के पिता सियोंग येओंग गुक के रूप में। ली जे वॉन कैसल ग्रुप के सबसे बड़े बेटे और हुईजू के बड़े भाई सियोंग ताएजू के रूप में। युवा सेओंग ताएजू के रूप में किम जियोन यू। चाए सियो आन हान दा योंग के रूप में ताएजू की पत्नी। राजमहल के लोग सुम जून आईवान के रूप में पूर्व राजा और आईयान के दिवंगत बड़े भाई किम युन ओ आई युन के रूप में वर्तमान राजा और आईवान का बेटा पार्क जून म्युन चोई जिन सुक के रूप में। अनवा हॉल की एक दरबारी महिला ली चाए क्यूंग इम सन वा के रूप में महारानी की दरबारी महिला किम सू जिन जंग मी ही के रूप में। मुख्य दरबारी महिला अन्य जो जे युन युन सुंग वॉन के रूप में। शाही दरबार के प्रमुख और युन परिवार के मुखिया जो महारानी मां के पिता हैं किम जंग वून जो मिन यंग के रूप में। प्रधानमंत्री कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ। विशेष उपस्थिति सोन जून हो राजा हुई जोंग के रूप में। आई आन और आई हुआन के दिवंगत पिता यून ब्युंग ही को कैसल ब्यूटी की पीआर मैनेजर के रूप में। इम चुलसू कैसल ब्यूटी के बिक्री प्रबंधक के रूप में। किम डेगॉन कैसल ब्यूटी के लॉजिस्टिक्स मैनेजर के रूप में। किम डेहो एक रिपोर्टर के रूप में। किम योन जून के रूप में हियो नाम जून उईजू की ब्लाइंड डेट। किम सोह्यून रानी उई ह्योन के रूप में। आई आन की दिवंगत मां। उत्पादन विकास दिसंबर 2024 में एमबीसी और काकाओ एंटरटेनमेंट ने परफेक्ट क्राउन के निर्माण की घोषणा की, जो एक वैकल्पिक वास्तविकता वाले दक्षिण कोरियाई संवैधानिक राजतंत्र पर आधारित एक समकालीन प्रेम श्रृंखला है। 2022 एमबीसी ड्रामा स्क्रीन प्ले प्रतियोगिता जीतने वाली यू आह इन द्वारा लिखित पटकथा से विकसित इस परियोजना की योजना कॉन्ग दे सियोन ने बनाई थी। इसका निर्देशन पार्क जून हुआ ने किया था, जिन्होंने एल्केमी ऑफ सोल्स 2022 से 23 का निर्देशन किया था और बे ही यंग ने किया था, जबकि यू जी वॉन ने पटकथा लेखन किया था। वेशभूषा चो सांग क्यूंग द्वारा डिजाइन की गई थी, जिन्होंने पहले ओल्ड बॉय, द हैंडमेडन और द रॉयल टेलर पर काम किया था।
श्रृंखला का कुल बजट 30 बिलियन वॉन है। यू द्वारा लिखित और हाई स्कूल के दौरान पात्रों को दर्शाने वाला 30 अध्यायों का एक प्रीक्वल वेब उपन्यास 16 मई 2026 से काकाओ पेज पर धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा। ढलाई दिसंबर 2024 में काकाओ एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि आईयू और ब्योन वू सेओक इस सीरीज में अभिनय करेंगे। पुष्टि के 3 महीने बाद टीवी डेली ने बताया कि आईयू और ब्योन शेड्यूलिंग की समस्याओं के कारण सीरीज छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी एजेंसियों ने इसका खंडन किया। अप्रैल 2025 में आईयू और ब्योन के बाद नो सांग ह्यून और गोंग से उंग येउन को कास्ट किया गया। जून 2025 में यू सुबिन, ली येउन और चाय सेओआन भी कास्ट में शामिल हुए। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी मई 2025 में शुरू हुई। श्रृंखला की शूटिंग हमान, दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत में मुजिन जेओंग पेविलियन, एंडोंग में मान ह्यू जेओंग पेविलियन, येओसू में येचियोन जिनो अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी मैदान, येओजू में डांगनामली द्वीप, उत्तरी जेओला प्रांत में अवन संग्रहालय और होटल, ओरेउंग ग्योंगबोक-गंग, सुवन में हुआसोंग किले में हैंगंग महल और बैगजे सांस्कृतिक भूमि आदि के साथ साथ सोको म्योन, वॉन्जू में एक बड़े सेट पर की गई थी, जिसे फिल्मांकन समाप्त होने के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। असली साउंडट्रैक परफेक्ट क्राउन ओएसटी स्पेशल साउंडट्रैक एल्बम द्वारा विभिन्न कलाकारों जारी किया 16 मई 2026। शैली साउंडट्रैक भाषा कोरियाई लेबल काकाओ एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, योजनाबद्ध और वितरित परफेक्ट क्राउन के मूल साउंडट्रैक में 11 कलाकारों की एक श्रृंखला शामिल थी, जिसमें के पॉप समूह राइज, बॉय नेक्स्ट डोर और किकी, साथ ही एकल कलाकार बिबी, वुड्स, सैम किम, सो सुबिन और हनरोरो शामिल थे। साउंडट्रैक में इंडी और वैकल्पिक कलाकारों एलिफ, हर्ड्स डॉट वेव और सोलन मोर के इम जुंग वॉन का भी योगदान है। काकाओ एंटरटेनमेंट के अनुसार संगीत निर्माण को श्रृंखला के कथात्मक विषयों को बढ़ाने के लिए अपनी विभिन्न सहायक लेबल के कलाकारों को शामिल करके अपनी आंतरिक आईपी मूल्य श्रृंखला का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया था। 10 अप्रैल 2026 को नाटक के प्रीमियर के बाद ट्रैक क्रमिक रूप से जारी किए गए। पूरा साउंड ट्रैक 16 मई 2026 को डिजिटल प्रारूप में जारी किया गया था, जबकि भौतिक प्रारूप 4 जून 2026 को जारी होने वाला है। इसमें पहले से जारी किए गए 11 वोकल ट्रैक, एलएफ का अप्रकाशित नया गीत ऑलरेडी फ्री, साथ ही 44 स्कोर ट्रैक शामिल हैं। कुल मिलाकर 56 ट्रैक। भाग पहला। सभी गीत नोआ द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत बेल्टिगर द्वारा रचित हैं। 10 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1। मेरी गति BBB 2 मिनट 46 सेकंड 2। मेरी गति 2 मिनट 46 सेकंड कुल लंबाई 5 मिनट 32 सेकंड। भाग 2। सभी गीत चारबाउ द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत चारबाउट, किमे और हुआन द्वारा रचित हैं। 11 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1। जारी रखें कीकी 2 मिनट 48 सेकंड 2। आगे बढ़ो 2 मिनट 48 सेकंड कुल लंबाई 5 मिनट 34 सेकंड। भाग 3। सभी गीत चारबाउ द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत चारबाउट, हिमो, एचेज और हुआन द्वारा रचित हैं। 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1। इसमें कोई शक नहीं, पड़ोस का लड़का 3 मिनट 44 सेकंड 2। निस्संदेह 3 मिनट 44 सेकंड कुल लंबाई 7 मिनट 28 सेकंड। भाग 4। सभी गीत पार्क वू सॉन्ग द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत पार्क वू सॉन्ग और CO 9 द्वारा रचित है। 18 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1। चमक के पीछे राइज 3 मिनट 15 सेकंड 2। चमक के पीछे 3 मिनट 15 सेकंड कुल लंबाई 6 मिनट 30 सेकंड। भाग 5। सभी गीत चारबाउट द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत चारबाउट, हिमो, कीमे, वान और द्यू द्वारा रचित हैं। 24 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1। हमारा अलविदा हनरोरो 3 मिनट 2 सेकंड 2। हमारा अलविदा 3 मिनट 2 सेकंड कुल लंबाई 6 मिनट 4 सेकंड। भाग 6। सभी गीत जुन्हा, गैलेक्टिका, फ्राइडे और ओगी द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत वूबिन, जुन्हा और ली डोंग वान द्वारा रचित हैं। 25 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई नहीं। शीर्षक कलाकार
लंबाई 1। एवरग्लो वुड्स 4 मिनट 10 सेकंड 2। एवरग्लो 4 मिनट 10 सेकंड, कुल लंबाई 8 मिनट 10 सेकंड। भाग 7। सभी गीत ली ह्यूंग यून, चोई सांग योन और चोई सेओक वान द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत चोई सेओक वान और चोई सांग इयोन द्वारा रचित हैं। 1 मई 2026 को रिलीज हुई नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1। मेरा पसंदीदा हिस्सा सो सुबिन 2 मिनट 43 सेकंड 2। मेरा पसंदीदा भाग 2 मिनट 43 सेकंड, कुल लंबाई 5 मिनट 26 सेकंड। भाग 8। सभी गीत हेओ सुंग जिन द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत हेओ सुंग जिन द्वारा रचित है। 8 मई 2026 को रिलीज हुई नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1। अगर तुम मेरी दुनिया होते, निगा नाय सेसांग इरामियन, सैम किम 3:18 2। अगर तुम मेरी दुनिया होते, निगा नाय सेसांग इरामियन, उदाहरण 3:18, कुल लंबाई 6:26 भाग 10। सभी गीतों के बोल इम जुंग वॉन द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत की रचना इम जुंग वॉन द्वारा की गई है। 9 मई 2026 को रिलीज हुई नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1। अपनी कक्षा में सरंघनन बबी टिल्यटनायो, इम जुंग वॉन 4 मिनट 38 सेकंड 2। इन योर ऑर्बिट सरंघनन बबी टिल्यटनायो, उदाहरण 4:38, कुल लंबाई 9 मिनट 16 सेकंड। भाग 11। सभी गीत मिडनाइट द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत मिडनाइट द्वारा ही रचित है। 15 मई 2026 को रिलीज हुई नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1। भाग्य रेखा प्यंगहेंगसन, ब्यॉन वू सेओक 3:38 2। भाग्य रेखा प्यंगहेंगसन, उदाहरण 3:38, कुल लंबाई 8:16। मुक्त करना परफेक्ट क्राउन का प्रीमियर मूल रूप से 2025 के दूसरे छमाही में एमबीसी टीवी पर होने वाला था। नवंबर 2025 में डिज्नी प्लस ने घोषणा की कि यह श्रृंखला उनके प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। जनवरी 2026 में परफेक्ट क्राउन के 3 अप्रैल को प्रसारित होने की खबर आई। फिर इसे 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया और 10 अप्रैल को एमबीसी के शुक्रवार शनिवार के समय स्लॉट में 21:40 KST पर प्रसारित होना शुरू हुआ। स्वागत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया गोंग सेओंग येओन को महारानी यून यी रंग के किरदार को निभाने के लिए खूब सराहना मिली। परफेक्ट क्राउन को मिली-जुली समीक्षाएं मिली। जहां प्रोडक्शन डिजाइन और दृश्य प्रस्तुति की प्रशंसा की गई, वहीं आलोचकों ने पटकथा की पूर्वानुमानितता और चरित्र विकास में कमियां उजागर की। इंडिया टुडे की भावना अग्रवाल ने श्रृंखला को सिर्फ दिखावा कुछ नहीं कहकर वर्णित किया। इसकी दृश्य प्रस्तुति की प्रशंसा करते हुए इसकी लेखन शैली को वजनहीन और स्थापित रोमांटिक रूढ़ियों पर निर्भर बताते हुए इसकी आलोचना की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के पियर्स कॉनरन ने भी इसी तरह लिखा कि उच्च प्रोडक्शन मूल्यों और एक मजबूत आधार के बावजूद श्रृंखला दर्शकों को बांधे रखने में विफल रहती है, क्योंकि इसके पात्र वास्तविक लोगों की तरह नहीं लगते। डिसाइडर के जोएल केलर ने टिप्पणी की कि कथा के ड्रामाओं की विशिष्ट पूर्वानुमानित संरचना का अनुसरण करती है और कहा कि इसके लंबे एपिसोड इस पहलू को और भी उजागर करते हैं। ओपिनियन न्यूज़ के लिए लिखते हुए कॉन्ग डेहो ने श्रृंखला को एक पूर्व आधुनिक कल्पना के रूप में वर्णित किया, जो यथार्थवाद के बजाय दृश्य तमाशे और पदानुक्रमित इच्छा पूर्ति पर जोर देती है। इसके विपरीत जेटीबीसी की यूजी हे ने अधिक अनुकूल मूल्यांकन दिया, जिसमें कहा गया कि परिचित आधार के बावजूद मुख्य कलाकारों की केमिस्ट्री और निर्देशन से श्रृंखला की रोमांटिक अपील बढ़ जाती है। मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रियाएं अलग-अलग थीं। कॉनरन ने ब्यॉन वू सेओक के किरदार को नीरस और लेखन द्वारा सीमित बताया। साथ ही ये भी कहा कि ये भूमिका उनके पूर्ण विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। न्यूज़ एक और अन्य कोरियाई मीडिया की रिपोर्टों में आईयू और ब्यॉन के बीच भावनात्मक प्रस्तुति और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों की आलोचना का उल्लेख किया गया। आईयू के प्रदर्शन पर टिप्पणियां भिन्न-भिन्न थीं। कॉनरन ने लिखा कि उनका चित्रण कभी-कभी व्यंग्यात्मक प्रतीत होता था, जबकि स्पोर्ट्स क्योंगह्यांग के आन ब्योंग गिल ने उन्हें भावनात्मक विविधता के माध्यम से नाटक का प्रभावी नेतृत्व करने का श्रेय दिया। सहायक भूमिकाओं को लगातार सकारात्मक सराहना मिली। कई मीडिया आउटलेट्स ने गोंग सेओंग येओन को उत्कृष्ट कलाकार के रूप में पहचाना। ओएसईएन ने उनके करिश्मा की सराहना की
और स्टार टुडे ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति को उजागर किया। आलोचकों ने चाय सेओ आन को की भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक विरोधी भूमिका में उनके अभिनय ने श्रृंखला के नाटकीय संतुलन में योगदान दिया। दर्शकों की संख्या नीलसन कोरिया के अनुसार परफेक्ट क्राउन के प्रीमियर ने देश भर में 7.8% और सियोल महानगर क्षेत्र में 8.2% की रेटिंग दर्ज की, जिससे ये एमबीसी के शुक्रवार शनिवार के ड्रामा और 20 से 54 आयु वर्ग के दर्शकों में पहले स्थान पर रहा। ये आंकड़ा शुक्रवार शनिवार के ड्रामा के लिए तीसरी सबसे ऊंची प्रीमियर रेटिंग थी, जो चीफ डिटेक्टिव 1958 10.1% और नाइट फ्लावर 7.9% के बाद थी। पहले एपिसोड को अकेले ही एक दिन में 22.25 मिलियन दर्शकों ने देखा, जिसमें रीरन भी शामिल थे। श्रृंखला ने तेजी से ऊपर की ओर रुझान दिखाया और अपने चौथे एपिसोड में 11.1% की राष्ट्रीय रेटिंग और 11.3% की महानगरीय रेटिंग के साथ दोहरे अंक को पार कर लिया। 16 मई को प्रसारित हुए अंतिम एपिसोड ने देश भर में औसतन 13.8% और महानगरीय क्षेत्र में 14.1% की रेटिंग दर्ज की। ये एमबीसी के इतिहास में तीसरी सबसे अधिक रेटिंग वाली शुक्रवार शनिवार की ड्रामा सीरीज भी बन गई। नाइट फ्लावर 18.4% और द रेड स्लीव 17.4% के बाद डिज्नी प्लस पर यह सीरीज वैश्विक स्तर पर प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कोरियाई ड्रामा प्रीमियर बन गया। इसने लॉन्च होने के 5 दिनों के भीतर ही किसी कोरियाई ड्रामा के लिए सबसे ज्यादा दर्शक संख्या हासिल कर ली और प्लेटफॉर्म के ग्लोबल टॉप 10 में शामिल हो गया, जो 40 से ज्यादा देशों में चार्ट पर रहा। 15 मई 2026 को डिज्नी प्लस ने घोषणा की कि परफेक्ट क्राउन उनके कैटलॉग की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली दक्षिण कोरियाई सीरीज बन गई है, जिसका वैश्विक संचयी देखने का समय 43 मिलियन घंटे से ज्यादा है। एपिसोड 8 ने एपिसोड 1 की तुलना में दर्शकों की संख्या में रिकॉर्ड 43% की वृद्धि भी देखी। बियॉन वू सेओक, कोरियाई ब्योनुसॉक, जन्म 31 अक्टूबर 1991, एक दक्षिण कोरियाई मॉडल और अभिनेता हैं। उन्होंने 2010 में एक मॉडल के रूप में पदार्पण किया और 2015 के फैशन शो में रैंप वॉक किया। उन्होंने ड्रामा रिकॉर्ड ऑफ यूथ 2020 और स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसून 2023 में सहायक भूमिकाओं के साथ अभिनय में कदम रखा। बियॉन को टेलीविजन श्रृंखला लवली रनर 2024 में मुख्य भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली और उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म 20वीं सेंचुरी गर्ल 2022 से फिल्म जगत में पदार्पण किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बियॉन का जन्म 31 अक्टूबर 1991 को दक्षिण कोरिया के बुचियॉन में हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन है जो फ्लाइट अटेंडेंट है। उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन वहीं बिताया जहां तक कि वे किंडरगार्टन में नहीं पहुंचे, जिसके बाद उनका परिवार सियोल चला गया। उन्होंने वूशिन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बियॉन ने अभिनेता बनने के इरादे से चोंगजू विश्वविद्यालय में रंगमंच और फिल्म में डिग्री हासिल की। हालांकि एजेंसी से संपर्क करने के बाद उन्हें मॉडलिंग के लिए अनुबंधित कर लिया गया, जिसके कारण उन्हें विश्वविद्यालय की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। आजीविका 2010 से 2015। एक मॉडल के रूप में शुरुआत। अभिनय से पहले बियॉन ने मॉडलिंग में अपना करियर बनाया और 2010 में एक मॉडल के रूप में पदार्पण किया। उन्होंने सियोल फैशन वीक, विभिन्न फैशन शो, विज्ञापन अभियान और पत्रिकाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम किया और मॉडल प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया। उन्होंने 2014 से 2017 तक सियोल फैशन वीक के शरतकालीन और शरतकालीन सीजन में घरेलू डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक किया। उनके मॉडलिंग करियर में कई फैशन पत्रिकाओं और विज्ञापन अभियानों के लिए काम करना शामिल था, जिसमें एरेना, कॉस्मोपॉलिटन, डब्ल्यू और एलए जैसे प्रकाशनों में उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज की गई। बियॉन ने 2015 के शरतकालीन पुरुष फैशन शो के माध्यम से 7 रैंप पर अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। 2016 से 2023 अभिनय के क्षेत्र में कदम रखना। बियॉन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टीवीएन के डियर माई फ्रेंड्स में सोन जोंग शिक, एसबीएस के मून लवर्स स्कारलेट हार्ट रायो में हाजिन के पूर्व प्रेमी के रूप में और एमबीसी के वेट लिफ्टिंग फेरी किम बोक-जू में एक तैराक के रूप में छोटी भूमिकाओं से की। 2017 में बियॉन को टीवीएन के ड्रामा
स्टेज हिस्ट्री ऑफ वॉकिंग अपराइट में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिसमें उन्होंने महिला नायिका के पुरुष मित्र जोंग मिन की भूमिका निभाई। 2019 में वो जेटीबीसी की टेलीविजन श्रृंखला फ्लावर क्रू जोसियन मैरिज एजेंसी के प्रमुख कलाकारों में से एक के रूप में शामिल हुए। 2020 में ब्यॉन को टीवीएन की टेलीविजन श्रृंखला रिकॉर्ड ऑफ यूथ में पार्क बो गम और पार्क सो डैम के साथ मुख्य भूमिका में चुना गया। ब्यॉन फरवरी 2023 में सोलमेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2021 में ब्यॉन को केबीएस 2 की ऐतिहासिक टेलीविजन श्रृंखला मूनशाइन में कास्ट किया गया, जिसके लिए उन्हें 2022 के केबीएस ड्रामा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार मिला। उसी वर्ष ब्यॉन ने नेटफ्लिक्स फिल्म 20वीं सेंचुरी गर्ल में अपना फिल्मी डेब्यू किया। फिल्म का प्रीमियर 2022 में हुआ। उन्हें अपनी भूमिका के लिए बैकसैंग आर्ट्स अवार्ड्स और बुइल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। 2022 में ब्यॉन को फिल्म सोलमेट में एक और मुख्य भूमिका मिली। फिल्म 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। उन्हें अपनी भूमिका के लिए ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। 2022 में ही ब्यॉन को स्ट्रॉन्ग गर्ल नाम सून में रयू सीओ के रूप में कास्ट किया गया। 2024 से वर्तमान, अभूतपूर्व सफलता और बढ़ती लोकप्रियता। 19 जुलाई 2023 को उन्हें टीवीएन की टाइम स्लिप रोमांस टेलीविजन श्रृंखला लवली रनर में किम हे यून के साथ रयू संजाय के रूप में अपनी पहली मुख्य भूमिका मिली। इसका प्रीमियर अप्रैल 2024 में हुआ। अपनी भूमिका के लिए ब्यॉन ने अपने गायन कौशल को निखारने के लिए गायन की शिक्षा ली। श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बैकसैंग आर्ट्स अवार्ड्स में नामांकित किया गया था। ब्यॉन ने एशिया आर्टिस्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, डेसांग, सर्वश्रेष्ठ कलाकार पुरस्कार टेलीविजन/फिल्म, एशिया सेलिब्रिटी अवार्ड टेलीविजन, सर्वश्रेष्ठ युगल और लोकप्रियता पुरस्कार जीता। उन्होंने पीपुल्स चॉइस अवार्ड के लिए एशिया कंटेंट अवार्ड्स और ग्लोबल ओटीटी अवार्ड्स जीता। उन्हें हॉटस्टार के लिए कोरिया ड्रामा अवार्ड्स भी प्राप्त हुए। उन्हें मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एपीएएन स्टार अवार्ड्स में नामांकन मिला। सीरीज का ओएसटी सडन शावर बिलबोर्ड ग्लोबल 200 में शामिल हुआ और इसने सर्वश्रेष्ठ ओएसटी के लिए एशिया आर्टिस्ट अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ ओएसटी के लिए मेलन म्यूजिक अवार्ड्स और पसंदीदा ग्लोबल ट्रेंडिंग म्यूजिक के लिए ममा अवार्ड्स जीते। सितंबर 2024 में ब्यॉन ने नो गेन नो लव में एक सुविधा स्टोर कर्मचारी के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई। 2 दिसंबर को काकाओ एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि ब्यॉन अभिनेत्री आयु के साथ एमबीसी टेलीविजन श्रृंखला परफेक्ट क्राउन में मुख्य भूमिका निभाएंगे, लियान की मुख्य भूमिका निभाते हुए। जुलाई 2025 में नेटफ्लिक्स कोरिया ने घोषणा की कि ब्यॉन वेबटून सोलो लेवलिंग के लाइव एक्शन रूपांतरण में सुंग जिन वू की मुख्य भूमिका निभाएंगे। अन्य उद्यम पृष्ठांकन 2015 में ब्यॉन के मॉडलिंग करियर में उन्हें स्वीडिश फैशन ब्रांड एल्विन के लिए एक मॉडल के रूप में चुना गया। 2024 में आई फिल्म लवली रनर में अपनी शानदार भूमिकाओं के बाद ब्यॉन एक लोकप्रिय ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अकेले 2024 में ही उन्हें डिस्कवरी एक्सपेडिशन कोरिया का ब्रांड एम्बेसडर और एलजी हाउसहोल्ड एंड हेल्थ केयर के त्वचा संबंधी सौंदर्य ब्रांड फिजियोजेल का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। उसी महीने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने उन्हें एलजी स्टैंड बाय मी के नए मॉडल के रूप में चुना। जुलाई में उन्हें नोंगयू बैंक के प्रचार के लिए और ब्यूटी ब्रांड क्लिनिक के साथ साथ पुरुषों के कॉस्मेटिक ब्रांड दाशू आयु का तीसरा ईपी रियल 9 दिसंबर 2010 को रिलीज हुआ, जो येओंग चेओहल और चोई गैप वॉन द्वारा निर्मित। रियल ने गाओन एल्बम चार्ट पर चौथे नंबर पर शुरुआत की। लीड सिंगल गुड डे ने गीतकार किम ईना और संगीतकार ली मिन सू के साथ नैगिंग के बाद आयु को फिर से एक साथ लाया, जिनके साथ उन्होंने अपने अगले 2 स्टूडियो एल्बमों के लीड सिंगल्स पर फिर से काम किया। किम ईना के अनुसार ये तेज गति वाला गाना एक शर्मीली लड़की के बारे में है जो अपने पसंद के लड़के के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में घबराती है। एल्बम के प्रचार के दौरान आयु ने एम काउंटडाउन, म्यूजिक बैंक और इनकीगियो जैसे संगीत कार्यक्रमों में भी शीर्ष स्थान हासिल किया। किम ईना और ली मिन सू
दोनों ने गाने की सफलता के मुख्य कारकों को कोरस में ओप्पा शब्द के प्रयोग के साथ साथ गाने के चरमोत्कर्ष के दौरान आईयू द्वारा अर्धस्वर वृद्धि में गाए गए 3 उच्च पिच वाले स्वरों को माना। अपनी गायन क्षमताओं के लिए प्रशंसा प्राप्त करने के अलावा आईयू का प्रशंसक आधार अन्य के पॉप समूहों की तुलना में अधिक विविध जनसांख्यिकी तक विस्तारित हुआ। अपनी गायन क्षमताओं के लिए प्रशंसा प्राप्त करने के अलावा आईयू का प्रशंसक आधार अन्य के पॉप समूहों की तुलना में अधिक विविध जनसांख्यिकी तक विस्तारित हुआ। बिलबोर्ड पत्रिका ने गुड डे को अपनी 2010 के दशक के 100 महानतम के पॉप गाने की सूची में नंबर 1 पर स्थान दिया। लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए रखने के लिए आईयू ने वैरायटी शो हीरोज में काम करना शुरू किया, जो 18 जुलाई 2010 से 1 मई 2011 तक प्रसारित हुआ। इसके तुरंत बाद आईयू को टीन ड्रामा ड्रीम हाई में कास्ट किया गया। इसकी शूटिंग दिसंबर 2010 से फरवरी 2011 तक चली। इस दौरान वो हीरोज और अपने मौजूदा गुड डे के प्रमोशन में भी व्यस्त रहीं। अपनी पहली एक्टिंग भूमिका में आईयू ने किम पिल सूक का किरदार निभाया, जो एक शर्मीली और अधिक वजन वाली स्कूली छात्रा है और पेशेवर गायिका बनने का सपना देखती है। ये स्वीकार करते हुए कि उन्हें एक्टिंग करने की अपनी तैयारी पर संदेह था, आईयू ने कहा कि उन्हें ये जानकर आत्मविश्वास मिला कि इस भूमिका में गायन भी शामिल होगा, और बाद में उन्होंने इस अनुभव को बेहद आनंददायक बताया। सीरीज के साउंड ट्रैक के लिए उन्होंने समडे नामक एकल गीत रिलीज किया, जिसने 30 जनवरी से 5 फरवरी 2011 के सप्ताह में गाओन डिजिटल चार्ट पर नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। 2011 के अंत तक इस एकल गीत की 2,20,99,224 डिजिटल प्रतियां बिक चुकी थीं और ये साउंड ट्रैक के लिए आईयू के सबसे अधिक बिकने वाले एकल गीतों में से एक है। रियल का अनुवर्ती विस्तारित प्ले रियल प्लस 16 फरवरी 2011 को रिलीज हुआ, जिसमें 3 गाने थे। लीड सिंगल ओनली आई डिडंट नो नामन मोल्लत्तोनियागी गायक गीतकार यून सॉन्ग द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और इसके बोल किम ईना ने लिखे थे। यून सॉन्ग ने टेलीविजन प्रसारण पर आईयू के क्षणिक उदास भाव को देखकर उनके लिए ये गीत लिखा था। इस बैलेट का स्वर उनके हाल के गानों से अलग था। आईयू ने इसे गहरा, उदास और भावुक बताया, जो उनकी संगीत पसंद के करीब है। गाने ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और गाओन डिजिटल चार्ट पर पहले नंबर पर पहुंचा। ड्रीम हाई के खत्म होने के बाद आईयू ने कई साइड प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाया। 10 मार्च 2011 को आईयू ने ब्रिटिश गायिका गीतकार कोरिन बेली राय के सियोल में पहले एकल संगीत कार्यक्रम में 2 गानों के साथ शुरुआती प्रस्तुति दी और फिर पुट योर रिकॉर्ड्स ऑन के दौरान बेली राय के साथ मंच साझा किया। उसी महीने आईयू को संगीत कार्यक्रम इनकी गियो के नए होस्ट में से एक के रूप में नियुक्त किया गया। ये पद उन्होंने जुलाई 2013 तक संभाला। मई 2011 में आईयू ने रोमांटिक कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला द ग्रेटेस्ट लव के लिए अपना पहला स्वयं रचित गीत होल्ड माई हैंड ने सोनल जबा रिकॉर्ड किया। ये गाना गाओन डिजिटल चार्ट पर दूसरे नंबर पर पहुंचा और 2011 में इसकी 2,03,17,887 डिजिटल प्रतियां बिकीं। मई और जुलाई 2011 के बीच आईयू ने सेलिब्रिटी प्रतियोगी के रूप में रियलिटी आइस स्केटिंग प्रतियोगिता श्रृंखला किम यूनास्किस एंड क्राई में भाग लिया, जब तक कि वो 8वें एपिसोड में बाहर नहीं हो गईं। इस दौरान उन्होंने इमॉर्टल सॉन्ग्स सिंगिंग द लेजेंड में भी भाग लिया, लेकिन अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम के कारण एक एपिसोड की रिकॉर्डिंग के बाद अंततः इससे हट गईं। आईयू ने 2011 में प्रस्तुति दी थी। आईयू का दूसरा स्टूडियो एल्बम लास्ट फैंटेसी 29 नवंबर 2011 को रिलीज हुआ। कोरिया जुंगांग दिली ने एल्बम को सभी प्रकार के संगीत प्रेमियों और प्रशंसकों के लिए उपयुक्त बताया, जबकि बिलबोर्ड ने शुरुआती ट्रैक सीक्रेट द्वारा स्थापित एल्बम के सिनेमैटिक अनुभव की सराहना की। जो येओंग चेओल द्वारा निर्मित, जिनके साथ आईयू ने रियल एल्बम पर काम किया था, इस एल्बम में यूनसांग, ली जुक और राडी जैसे गायक गीतकारों के साथ सहयोगात्मक रचनाएं शामिल हैं। एल्बम के गानों की कुल डाउनलोड बिक्री पहले 2 हफ्तों के भीतर 10 मिलियन से अधिक हो गई। एल्बम के 13 गानों में से 8 ने गाओन डिजिटल चार्ट पर शीर्ष 10 में जगह बनाई, जबकि एल्बम ने गाओन एल्बम चार्ट पर पहले नंबर पर शुरुआत की। मुख्य एकल गीत यूएनआई 2012 के अंत तक
लगभग 5.5 मिलियन डिजिटल प्रतियों की बिक्री के साथ आईयू का सबसे व्यावसायिक रूप से सफल एकल गीत बन गया। रिलीज के समय इसने गाओन चार्ट के साथ साथ नवस्थापित बिलबोर्ड के पॉप हॉट 100 चार्ट में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया। रिलीज के समय इसने गाओन चार्ट के साथ साथ नवस्थापित बिलबोर्ड के पॉप हॉट 100 चार्ट में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया। लास्ट फैंटेसी की रिलीज से कुछ समय पहले आईयू ने जापानी बाजार में प्रवेश करने से पहले ईएमआई म्यूजिक जापान, अब यूनिवर्सल म्यूजिक जापान का हिस्सा के साथ अनुबंध किया। उनके पहले रिलीज किए गए गानों के एक संग्रह को आईयू नामक एक विस्तारित प्ले में संकलित किया गया था, जिसे 14 दिसंबर 2011 को जापान में रिलीज किया गया था। 2012 जापान में पदार्पण और पहला एकल संगीत कार्यक्रम दौरा। दक्षिण कोरिया में 2012 में लास्ट फैंटेसी और इसके मुख्य एकल यूएनआई के प्रचार के जारी रहने के साथ आईयू ने 24 जनवरी 2012 को टोक्यो के शिबुया स्थित बंकमुरा ऑर्चर्ड हॉल में लगभग 4000 लोगों के दर्शकों के सामने 2 शो करके जापान में अपने पदार्पण की तैयारी शुरू कर दी। कॉन्सर्ट के बाद गुड डे और यूएनआई दोनों को जापान में अनुवादित गीतों के साथ नए एकल के रूप में रिलीज किया गया, जिन्हें मध्यम सफलता मिली। बिलबोर्ड जापान हॉट 100 पर गुड डे 5वें नंबर पर पहुंचा। जापान के ओरिकॉन सिंगल्स चार्ट के अनुसार गुड डे के एकल एल्बम की रिलीज के पहले सप्ताह में 21,000 प्रतियां बिकी और एकल ने चार्ट पर 6ठे नंबर पर पदार्पण किया। बिलबोर्ड जापान हॉट 100 पर गुड डे 5वें नंबर पर पहुंचा। यूएनआई ओरिकॉन सिंगल्स चार्ट पर 4थे नंबर पर और बिलबोर्ड जापान हॉट 100 पर 11वें नंबर पर पहुंचा। अपने जापानी सिंगल रिलीज के समर्थन में आईयू ने आईयू फ्रेंडशिप शोकेस स्प्रिंग 2012 नामक एक मिनी कॉन्सर्ट श्रृंखला में 5 शहरों टोक्यो, सपोरो, नागोया, ओसाका और फुकुओका का दौरा किया। आईयू ने 3 जुलाई 2012 को एक्सपो पॉप फेस्टिवल में प्रस्तुति दी। आईयू ने जून 2012 में अपना पहला कॉन्सर्ट टूर रियल फैंटेसी शुरू किया। उन्होंने दक्षिण कोरिया के 6 अलग-अलग शहरों में शो किए, जिसकी शुरुआत सियोल में 2 शो से हुई। 2 से 3 जून को होने वाले शुरुआती शो के टिकट 17 अप्रैल को बिक्री के लिए उपलब्ध होने के 30 मिनट के भीतर ही बिक गए। डी लिम सेउल ओंग और ली सेउंग गी शामिल थे। बताया गया कि टिकट खरीदने वालों में से 43.8% 20 से 29 वर्ष की आयु के थे, जबकि 71% पुरुष थे, जो कि के-पॉप कॉन्सर्ट के लिए असामान्य माना जाता था। ये टूर उल्सान, जोंजू, सुवन, बुसान और डेगू में जारी रहा और फिर 2 एनकोर कॉन्सर्ट के साथ सियोल में वापस आया, जो 23 सितंबर 2012 को समाप्त हुआ। अतिथि कलाकारों में राडी, लिम सेउल ओंग और ली सेउंगी शामिल थे। अपने पहले एकल दौरे की तैयारियों में व्यस्त होने के कारण आयु अपने दूसरे कोरियाई एकल एल्बम स्प्रिंग ऑफ अ 20-ईयर-ओल्ड, जो 11 मई 2012 को रिलीज हुआ था, के प्रसारण प्रचार में भाग नहीं ले सकीं। आयु के कोरियाई जन्मदिन 20 वर्ष के उपलक्ष्य में नामित इस एल्बम में 3 गाने हैं, जिनमें से मुख्य एकल पीच है। आयु द्वारा स्वयं रचित पीच ने गाओन डिजिटल चार्ट पर दूसरे और बिलबोर्ड के-पॉप हॉट 100 पर तीसरे स्थान पर जगह बनाई। एल्बम से रिलीज किया गया दूसरा एकल एवरी एंड ऑफ द डे हरुकित था, जिसने गाओन डिजिटल चार्ट पर 2 सप्ताह और बिलबोर्ड के-पॉप हॉट 100 पर 4 सप्ताह तक शीर्ष स्थान बनाए रखा। आमतौर पर एकल रिलीज के साथ आने वाले 4 से 5 मिनट के संगीत वीडियो के स्थान पर वेनिस और बुरानो में 26 मिनट लंबी वृत्तचित्र शैली की संगीत फिल्म शूट की गई और एल्बम के साथ रिलीज की गई, जिसमें पीच और एवरी एंड ऑफ द डे दोनों शामिल हैं। आयु 17 सितंबर 2012 को जापान लौटी और टोक्यो इंटरनेशनल फोरम में 5000 से अधिक लोगों की भीड़ के सामने आयु फ्रेंडशिप स्पेशल कॉन्सर्ट ऑटम 2012 नामक एक शो प्रस्तुत किया। सनी हिल के अतिथि कलाकार के रूप में आयु ने अपने गीतों और कोरियाई और जापानी गीतों के कवर का मिश्रण प्रस्तुत किया, जैसे शाइनी का जूलियट, एंजेन चिताई का फ्रेंड और नात्सुमेज बुक ऑफ फ्रेंड्स एनिमे श्रृंखला का एशितेरू। इस कार्यक्रम से फ्रेंड और एशितेरू की लाइव रिकॉर्डिंग बाद में प्रचार के लिए डिजिटल सिंगल के रूप में जारी की गई। जापान में अपने रियल फैंटेसी टूर और प्रचार के अंत के करीब आयु ने कॉन्सर्ट प्रतिबद्धताओं के कारण
3 महीने की छुट्टी लेने के बाद इनकिगियो पर अपनी होस्टिंग की जिम्मेदारियां फिर से शुरू कीं। वो पार्क म्योंग-सू और सन बॉम-सू के साथ एमबीसी के अल्पकालिक टेलीविजन क्विज शो क्यू की मेजबान भी बनी। 29 दिसंबर को आईयू ने बेसुजी और अभिनेता जंग ग्यू-वून के साथ 2012 एसबीएस गायो डेजेओन की मेजबानी की। उन्हें कार्यक्रम के निर्माता द्वारा उनके एमसी कौशल के लिए चुना गया था, जो उन्होंने इनकिगियो पर प्रदर्शित किया था। पिछले वर्ष की अपनी उपलब्धियों के लिए आईयू ने 2012 सियोल संगीत पुरस्कारों में 2 पुरस्कार जीते। लास्ट फैंटेसी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड घोषित किया गया, जबकि उन्हें मुख्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए 10 संगीत कलाकारों में शामिल किया गया। कोरियाई संगीत पुरस्कारों में गुड डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत और सर्वश्रेष्ठ पॉप गीत घोषित किया गया, जबकि उन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला संगीतकार नेटिजन वोट के रूप में चुना गया। उनके किरदार को एक हारने वाली के रूप में वर्णित किया गया था, जो अपनी साहसी और उज्जवल व्यक्तित्व को छोड़कर हर तरह से औसत दर्जे की लगती है। यही व्यक्तित्व उन्हें कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है। बिलबोर्ड पत्रिका ने आईयू को 2012 में 21 वर्ष से कम आयु के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक के रूप में नामित किया। उनके अद्वितीय आकर्षण और निर्विवाद हिट्स उन्हें एक वास्तविक सुपरस्टार बना दिया है। 2013 पहली मुख्य भूमिकाएं और मॉडर्न टाइम्स। आईयू ने 2013 में टेलीविजन श्रृंखला में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने यू आर द बेस्ट में मुख्य किरदार निभाया। उनके किरदार को एक हारने वाली के रूप में वर्णित किया गया था, जो अपनी साहसी और उज्जवल व्यक्तित्व को छोड़कर हर तरह से औसत दर्जे की लगती है। यही व्यक्तित्व उन्हें कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है। एक गायिका के रूप में अधिक प्रसिद्ध अभिनेत्री को इस भूमिका में लेने की चिंताओं के बावजूद निर्देशक यूं सुंग सिक ने ड्रीम हाई में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद आईयू को लेने का फैसला किया और सोचा कि वह उस छवि के लिए उपयुक्त हैं जिसकी उन्होंने इस किरदार के लिए कल्पना की थी। आईयू 1 दिसंबर 2013 को दक्षिण कोरिया के बुसान में मॉडर्न टाइम्स के एक संगीत कार्यक्रम में उनके सहकलाकार गो डू-शिम और ली जी-हून, साथ ही प्रोडक्शन क्रू ने उनके प्रदर्शन की विशेष रूप से भावनात्मक दृश्यों के दौरान प्रशंसा की। जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ी, आईयू के प्रदर्शन को उनकी कास्टिंग के बारे में शुरुआती आशंकाओं के बावजूद सकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षाएं मिली और दर्शकों की रेटिंग 30.8% के शिखर पर पहुंच गई। उन्हें 2013 केबीएस ड्रामा अवार्ड्स में अभिनय उत्कृष्टता पुरस्कार, सीरियल ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। इस ड्रामा के लिए उन्होंने अपने सह कलाकार जो जंग सुक के साथ अपने स्वयं के रचित युगल गीत सुंदर गीत येपुदा सॉन्ग की रिकॉर्डिंग जारी की, जिसे आधिकारिक साउंड ट्रैक में शामिल नहीं किया गया था। आईयू 1 दिसंबर 2013 को दक्षिण कोरिया के बुसान में मॉडर्न टाइम्स के एक संगीत कार्यक्रम में। इसी दौरान आईयू ने अपना दूसरा जापानी एक्सटेंडेड प्ले एल्बम कैन यू हियर मी रिलीज किया, जिसमें उनके पहले मूल जापानी गाने शामिल थे। एल्बम के 2 ट्रैक सिंगल के रूप में रिलीज किए गए, ब्यूटीफुल डांसर और न्यू वर्ल्ड। बिलबोर्ड जापान हॉट 100 पर क्रमशः 66वें और 76वें स्थान पर पहुंचे। रोलिंग स्टोन जापान ने एल्बम की सकारात्मक समीक्षा की, जिसमें ब्यूटीफुल डांसर और ट्रुथ को उत्कृष्ट ट्रैक बताया गया। ओरिकॉन के साथ एक साक्षात्कार में आईयू ने याद किया कि आर&बी निर्माता जिमी जैम और टेरी लुइस से ब्यूटीफुल डांसर और ट्रुथ प्राप्त करके वो कितनी हैरान और भावुक थीं। उनका अगला जापानी सिंगल मंडे आफ्टरनून 11 सितंबर 2013 को रिलीज हुआ, जिसने बिलबोर्ड जापान हॉट 100 चार्ट पर 27वें और जापान के ओरिकॉन डेली चार्ट पर 9वें स्थान पर शुरुआत की। लास्ट फैंटेसी के लगभग 2 साल बाद आईयू ने 8 अक्टूबर 2013 को अपना तीसरा स्टूडियो एल्बम मॉडर्न टाइम्स रिलीज किया। इसे युवा गायिका की के-पॉप जड़ों से एक बड़ा बदलाव बताया गया, जिसमें उनके पिछले काम की तुलना में अधिक परिपक्व और परिष्कृत ध्वनि और छवि प्रदर्शित की गई। आईयू ने एल्बम के 13 ट्रैक में से 2 की रचना और लेखन किया, जो स्विंग से लेकर जैज, बोसा नोवा, लैटिन पॉप और लोक शैलियों तक फैले हुए थे। जैज शैलियों की विविधता और सहयोगी ट्रैक के मिश्रण को बिलबोर्ड और द कोरिया हेराल्ड की समीक्षाओं में उजागर किया गया। मॉडर्न टाइम्स ने गाओन एल्बम चार्ट पर नंबर 1 पर शुरुआत की, जबकि इसके 7 ट्रैक
गाउन डिजिटल चार्ट पर शीर्ष 10 स्थानों पर पहुंचे, जिसमें प्रमुख एकल द रेड शूज बुनहोंगशिन नंबर 1 स्थान पर रहा। इसी तरह एल्बम ने बिलबोर्ड के वर्ल्ड एल्बम चार्ट पर चौथे नंबर पर शुरुआत की, जिसमें के पॉप हॉट 100 चार्ट में 12 ट्रैक शामिल थे। एल्बम को बिलबोर्ड की 2010 के दशक के 25 महानतम के पॉप एल्बम सूची में दूसरे नंबर पर रखा गया था। मॉडर्न टाइम्स के प्रचार प्रसार के दूसरे सप्ताह में आईयू ने रोमांटिक कॉमेडी सीरीज बेल अमी में शामिल होने का फैसला किया। उनका स्वयं द्वारा रचित ट्रैक फ्राइडे मूल रूप से मॉडर्न टाइम्स में शामिल किया जाना था, लेकिन बाद में इसे मॉडर्न टाइम्स एपिलॉग के मुख्य एकल के रूप में जारी किया गया। उन्होंने किम बो टोंग की अनोखी और चंचल भूमिका निभाई, जो 20 साल की एक बेफिक्र लड़की है जिसे हाई स्कूल के दिनों से ही मुख्य पुरुष किरदार पर एक तरफा प्यार है। अपने प्रदर्शन के लिए आईयू को 2014 के सियोल अंतर्राष्ट्रीय नाटक पुरस्कारों में उत्कृष्ट कोरियाई अभिनेत्री श्रेणी में नामांकित किया गया था। मॉडर्न टाइम्स के समर्थन में आईयू ने अपना दूसरा कॉन्सर्ट टूर किया, जिसमें 3 शो शामिल थे, जो 23 से 24 नवंबर 2013 को सियोल के क्युंगही विश्वविद्यालय के पीस हॉल में शुरू हुए और 1 दिसंबर 2013 को बुसान के केबीएस हॉल में समाप्त हुए। मॉडर्न टाइम्स का प्रचार 2014 में भी जारी रहा, जिसमें आईयू ने हांगकांग में पहली बार एकल कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी। मॉडर्न टाइम्स का एक नया संस्करण, जिसका शीर्षक मॉडर्न टाइम्स एपिलॉग था, 20 दिसंबर 2013 को 2 अतिरिक्त ट्रैक के साथ जारी किया गया, फ्राइडे, गम्योइले मन्नायो और पेस्टल क्रेयॉन। उनका स्वयं द्वारा रचित ट्रैक फ्राइडे मूल रूप से मॉडर्न टाइम्स में शामिल किया जाना था, लेकिन बाद में इसे मॉडर्न टाइम्स एपिलॉग के मुख्य एकल के रूप में जारी किया गया। मध्यम गति बोसा नोवा नंबर के रूप में वर्णित फ्राइडे ने रिलीज के बाद 2 सप्ताह तक बिलबोर्ड कोरिया के पॉप हॉट 100 चार्ट पर नंबर 1 स्थान बनाए रखा। लीड सिंगल गाउन डिजिटल चार्ट पर सफल रहा, नंबर 1 पर पहुंचा और 2014 का 10वां सबसे ज्यादा बिकने वाला डिजिटल सिंगल बन गया। 2014 एक फूल वाला बुकमार्क। 2014 मेलोन म्यूजिक अवार्ड्स में आईयू ने अपना चौथा कोरियाई एक्सटेंडेड प्ले और पहला कवर एल्बम ए फ्लावर बुकमार्क 16 मई 2014 को रिलीज किया। इस एल्बम में 1980 और 1990 के दशक के 7 गानों के नए संस्करण शामिल हैं, जिनमें बैलेड, डांस, लोक और रॉक जैसी शैलियों का मिश्रण है। ये एल्बम प्रशंसकों के अनुरोध और उनके कवर गानों को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण तैयार किया गया था। रिलीज के सप्ताह में 3 ट्रैक गाउन डिजिटल चार्ट के शीर्ष 10 में शामिल हुए, जिसमें मुख्य एकल माई ओल्ड स्टोरी नए येनल यागी अंततः नंबर 2 पर पहुंचा। हालांकि किम चांग वान के साथ उनके 1984 के गीत द मीनिंग ऑफ यू नोहे ऐमी के रीमेक पर उनका सहयोग एल्बम का सबसे अधिक बिकने वाला ट्रैक और 2014 का उनका सबसे अधिक बिकने वाला एकल भी बन गया। इसे समीक्षकों द्वारा भी खूब सराहा गया। आईयू की अधिक अंतरंग और छोटे पैमाने पर संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा उनके तीसरे एकल कोरियाई संगीत कार्यक्रम श्रृंखला जस्ट वन स्टेप दैट मच मोर में पूरी हुई। ये संगीत कार्यक्रम श्रृंखला 22 मई से 1 जून तक 8 रातों तक सोगंग विश्वविद्यालय के मैरी हॉल में आयोजित की गई, जिसकी क्षमता 450 लोगों की थी। सभी 8 शो के टिकट 7 मई 2014 को जारी होने के 10 मिनट के भीतर बिक गए। संगीत कार्यक्रमों से अर्जित लाभ सेवाल फेरी आपदा के पीड़ितों को दान कर दिया गया। 2014 के दौरान आईयू के अन्य कलाकारों के साथ सहयोग से शीर्ष 10 हिट गाने बने। नॉट स्प्रिंग लव या चेरी ब्लॉसम्स, बुम सरंग बॉतकोत मालगो, हाई चार का डेब्यू सिंगल, जिसमें आईयू गीतकार और गायिका के रूप में थीं। गाउन डिजिटल चार्ट और बिलबोर्ड कोरिया के पॉप हॉट 100 दोनों पर नंबर 1 पर पहुंच गया। एंग्जियस हार्ट एटानन मम, जिसे उलाला सेशन और आईयू ने 2012 में रिकॉर्ड किया था, लेकिन उलाला सेशन की प्रमुख गायिका की मृत्यु के सम्मान में 1 साल से अधिक समय बाद रिलीज किया गया, गाउन डिजिटल चार्ट पर नंबर 4 पर पहुंच गया। सिंग फॉर मी नोरे बुल्लो जोयो, जो गॉड के 8वें स्टूडियो एल्बम के हिस्से के रूप में रिलीज हुआ था, गाउन डिजिटल चार्ट पर 9वें नंबर पर पहुंचा। सोगेओ कडोंग, जिसे सीओ ताइजी ने अपने क्वाइट नाइट एल्बम के लिए लिखा था और आईयू ने अक्टूबर 2 रिलीज संस्करण में गाया था,
गाउन डिजिटल चार्ट पर चौथे नंबर पर डेब्यू किया। और व्हेन वुड इट बी अंजे चुमीमेन उनके लेबलमेट यून ह्यून सांग के साथ उनके डेब्यू एल्बम पियानो फोर्ट के लिए एक युगल गीत भी गाउन डिजिटल चार्ट पर 9वें नंबर पर पहुंचा। गाउन डिजिटल चार्ट पर 9वें नंबर पर पहुंचा। नॉट स्प्रिंग, लव या चेरी ब्लॉसम के बिलबोर्ड कोरिया के पॉप हॉट 100 चार्ट में शीर्ष पर पहुंचने के बाद आईयू 5 नंबर 1 गानों के साथ इसकी ऑल टाइम चार्ट लीडर बन गई और सितंबर 2011 में चार्ट के निर्माण के बाद से नंबर 1 पर सबसे अधिक सप्ताह बिताने वाली कलाकार बन गई। 2015 से 2016 अभिनय में निरंतर सफलता और कई अन्य ईपी रिलीज। आईयू 29 नवंबर 2015 को अपने चैट शायर दौरे के दौरान 2015 में अपनी आखिरी अभिनय भूमिका के 2 साल बाद आईयू ने किम सू ह्यून, चा ताए ह्यून और गोंग ह्यो जिन के साथ द प्रोड्यूसर्स में अभिनय किया, जिसे दक्षिण कोरिया में उस वर्ष की सबसे बहुप्रतीक्षित टीवी श्रृंखलाओं में से एक माना गया था। उन्होंने सिंडी की भूमिका निभाई, जो एक दिवा जैसी गायिका है और अपनी सार्वजनिक छवि सुधारने के लिए एक वैरायटी शो में भाग लेने का फैसला करती है। अपने किरदार के कथित ठंडे व्यवहार का विश्लेषण करते हुए आईयू ने टिप्पणी की कि वो अपने किरदार के कटु रवैये से खुद को जोड़ सकती हैं और उनका किरदार खुद से कितना मिलता जुलता है। श्रृंखला और आईयू द्वारा सिंडी के चित्रण को प्रीमियर पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन श्रृंखला के दौरान दर्शकों और आलोचकों की प्रतिक्रिया दोनों में सुधार हुआ और अंतिम एपिसोड के लिए दर्शकों की संख्या 17.7% तक पहुंच गई। उन्होंने 2 गाने 23 और हार्ट माम गाए, जिन्हें बाद में उनके 2015 के एल्बम चैट शायर में बोनस ट्रैक के रूप में शामिल किया गया। दोनों गानों के बोल उन्होंने खुद लिखे, वहीं हार्ट का संगीत भी उन्होंने ही तैयार किया, जिसे 18 मई को डिजिटल सिंगल के रूप में रिलीज किया गया। हार्ट रिलीज होते ही चार्ट्स में टॉप पर पहुंच गया और दक्षिण कोरिया में 2015 का 10वां सबसे ज्यादा बिकने वाला डिजिटल सिंगल बन गया। अगस्त 2015 में दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण गतिरोध के दौरान दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर कोरिया को भेजे गए प्रचार प्रसारणों में हार्ट उन कई के पॉप गानों में से एक था जिनका इस्तेमाल दक्षिण कोरियाई युवा संस्कृति का प्रचार करने के उद्देश्य से किया गया था। द प्रोड्यूसर्स के माध्यम से चीन में आईयू की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया। कथित तौर पर चीनी कंपनियों से कई परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए। द प्रोड्यूसर्स के पूरा होने के बाद आईयू ने द्विवार्षिक संगीत समारोह में भाग लिया, जिसका आयोजन वैरायटी शो इन्फिनिट चैलेंज द्वारा किया जाता है। इस समारोह में प्रत्येक प्रतिभागी गायक गीतकार को 6 मेजबानों में से किसी एक के साथ जोड़ा जाता है ताकि वे समारोह के लिए एक गीत तैयार कर सकें। तैयारी प्रक्रिया और समारोह का प्रसारण 7 एपिसोड में किया गया। उन्हें पार्क म्योंग सू के साथ जोड़ा गया था, जिनके साथ उन्होंने लियोन गीत फिल्म लियोन द प्रोफेशनल से प्रेरित रिकॉर्ड किया और प्रस्तुत किया। 13 अगस्त 2015 को हुए लाइव प्रदर्शन में एल्पेंसिया स्की जंपिंग स्टेडियम में लगभग 40,000 लोगों की भीड़ जुटी। अंतिम एपिसोड के प्रसारण के बाद लियोन को समारोह के अन्य गीतों के साथ एक डिजिटल ट्रैक के रूप में और आधिकारिक समारोह एल्बम पर रिलीज किया गया। रिलीज होते ही लियोन दक्षिण कोरिया के सभी संगीत चार्टों पर नंबर 1 पर पहुंच गया। रिलीज होते ही लियोन दक्षिण कोरिया के सभी संगीत चार्टों पर नंबर 1 पर पहुंच गया। आईयू का 5वां कोरियाई विस्तारित प्ले चैट शायर 27 अक्टूबर को भौतिक रिलीज से पहले 23 अक्टूबर 2015 को डिजिटल रूप से जारी किया गया था। आईयू ने एल्बम पर अधिक रचनात्मक नियंत्रण रखा। सभी 7 ट्रैक, साथ ही भौतिक एल्बम के 2 बोनस ट्रैक के बोल लिखे और 5 ट्रैक के लिए संगीत या तो व्यक्तिगत रूप से या सहयोगात्मक रूप से तैयार किया। उन्हें एल्बम के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी श्रेय दिया गया था। प्रमुख एकल 23 रिलीज होने पर राष्ट्रीय संगीत चार्ट में शीर्ष पर रहा और एल्बम के कई ट्रैक भी शीर्ष 10 में शामिल हुए। एल्बम बिलबोर्ड के विश्व एल्बम चार्ट पर चौथे स्थान पर पहुंचा। बिलबोर्ड ने एल्बम को जरूर सुनने योग्य रिलीज बताया, जिसमें आईयू का अब तक का सबसे व्यक्तिगत संगीत शामिल है और द शावर को इसका सबसे बेहतरीन ट्रैक बताया। सकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षाओं और संगीत चार्ट में सफलता के बावजूद एल्बम जेजे के बोल और बोनस ट्रैक 23 इसी नाम के लीड सिंगल से भ्रमित न हो में इस्तेमाल किए गए ऑडियो सैंपल के कारण विवादों में घिर गया।
4 नवंबर को उपन्यास माई स्वीट ऑरेंज ट्री के कोरियाई प्रकाशक, जिससे आयु ने जेजे गीत के लिए प्रेरणा ली थी, ने मनोरंजन उद्योग में व्याख्या की स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी जब उसने आयु की 5 वर्षीय नायिका को यौन वस्तु के रूप में चित्रित करने की आलोचना की। 2 दिन बाद आयु ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया। मेरा इरादा जेजे को यौन वस्तु बनाने का नहीं था, लेकिन मुझे एहसास है कि मेरे बोलों ने कई लोगों को आहत किया है और इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। 10 नवंबर को प्रकाशक ने व्याख्या की विविधता को स्वीकार करने में अपनी विफलता के लिए माफी जारी की। बोनस ट्रैक 23 के लिए ब्रिटनी स्पीयर्स के गिम्मे मोर से वॉइस सैंपल कथित तौर पर बिना अनुमति के इस्तेमाल किए गए थे। बिलबोर्ड ने चैट शायर को 2015 का छठा सर्वश्रेष्ठ के-पॉप एल्बम बताया और समझाया कि आयु जानती है कि बीते कल की आवाज़ों को कैसे लिया जाए और उन्हें आश्चर्यजनक परिणामों के साथ अपडेट किया जाए। आयु का 2022 का पहला प्रोजेक्ट जे पार्क के साथ सहयोगात्मक एकल गणदरा था, जो गाउन डिजिटल चार्ट और बिलबोर्ड के-पॉप हॉट 100 दोनों पर नंबर 1 पर पहुंच गया। उनकी पहली वृत्तचित्र पीसेज 29वीं विंटर 16 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 23 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। अगले महीने आयु ने फिल्म ब्रोकर में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एकल मां सोयंग की भूमिका निभाई, जो शुरू में अपने नवजात शिशु को बेबी बॉक्स में छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन बाद में अपना इरादा बदल लेती है और अपने बच्चे को वापस लाने की कोशिश करती है। निर्देशक हिरोकाजू कोरेएडा ने माई मिस्टर 2018 में उनके मार्मिक प्रदर्शन को देखने के बाद आयु को कास्ट करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि सोयंग के किरदार को निभाने वाली एकमात्र अभिनेत्री वही थीं। फिल्म समीक्षक बेन रॉल्फ ने आयु के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा कि के-पॉप गायिका से अभिनेत्री बनी ली जी यून ही हैं, जो अपने दिल से किए गए अभिनय से कलाकारों को प्रतिभा के पथ पर ले जाती हैं। वो फिल्म की आत्मा हैं। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 27वें चुनसा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। तो बात की कर ली जाए इसके एपिसोडों की, तो 10 अप्रैल से ये हमें टोटल एक तरह से स्टार्टिंग देखने को मिली थी और साथ ही साथ 16 मई 2026 तक हमें ये देखने को मिली है। बाकी एपिसोडों की रनिंग लेंथ की बात कर ले तो हर एपिसोड की लेंथ तकरीबन मैं आपको बता दूं 70 से 72 या 75 मिनट तक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेंथ है एपिसोडों की। बाकी रोमांटिक ये सीरीज़ हमें देखने को मिले के ड्रामा, यदि आपको इस टाइप की सीरीज़ देखना पसंद है तो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है। बाकी प्रेजेंट टाइम पर इसे OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है, बाकी और कई जगह भी अवेलेबल है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस सीरीज़ के बारे में बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के साल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।